नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12,088 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 4,451 एक्टिव मरीज हैं यूपी में। पिछले 24 घंटे में 480 नए मामले और अब तक 7,292 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना से 345 लोगों की जान गई है। तो यूपी में शहर शहर कोरोना का कोहराम। बनारस में कोरोना के 6 नए केसेस मिले हैं। बनारस में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 252 हुई है। साथ ही 95 एक्टिव केसेस हैं। 169 मरीज ठीक हुए, 5 लोगों की मौत। मथुरा में आज सामने आए 17 नए पॉजिटिव केसेस। मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 137 हुई है। 61 एक्टिव केसेस हैं, 70 मरीज ठीक हुए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। शामली में कोरोना का एक नया केस मिला है। शामली में एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 11 है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस बातचीत में डिप्टी सीएम केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना, साथ ही अपनी सरकार की जमकर थपथपाई पीठ। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान आया कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के मरीजों का इलाज होगा और उसके बाद से राजनीति तेज थी। और आज खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सामने आए और उन्होंने केजरीवाल के ऊपर कई आरोप लगाए। हमसे बात करने के लिए खुद केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री के स्तर से ये एक बयान आना कि अब दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के मरीजों का इलाज होगा, किस तरीके के इस बयान को देखते हैं? देखिए, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहां किसी बीमार के इलाज करने से इनकार किया जाता हो किसी सरकार के द्वारा। और दिल्ली प्रदेश की सरकार ने जो बीमार हैं उनका इलाज करने से मना करने का आदेश जारी करना, मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं बयान जारी करना, इसकी मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इस प्रकार का बयान किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। लेकिन श्री अरविंद केजरीवाल जी चूँकि यूपी और बिहार के लोगों से घृणा करते हैं, इस कारण से उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और यह बयान तो माफ़ी योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ देशवासियों से माफ़ी मांगने की मांग करता हूं। और दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण का विस्तार हो रहा है उसको रोकने में जो उनकी विफलता है उस पर ध्यान लगाने की बात भी करता हूं। और ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के बयानों से उनको बाज आना चाहिए। सर, क्या माने कि पहले अभी जो श्रमिक सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश से आए हैं तो दिल्ली बॉर्डर्स पर सबसे ज़्यादा यूपी में दिक्कत देखने को मिल रही थी, तो क्या माने इस तरीके के जो बयान आए हैं उससे पहले ये प्रयास किया गया है कि श्रमिक जबरदस्ती प्रदेश के अंदर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का आचरण लगातार ऐसा रहा है जिससे आपदा के समय जब सब लोगों को मिल करके लड़ाई लड़नी चाहिए, इलाज करना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए, तब वह राजनीति कर रहे थे। और दिल्ली में जो रोजी रोटी के लिए अपना खून पसीना बहा रहे थे उनका खाना दाना पानी बिजली सब कुछ बंद कर देना और डीटीसी की बसों में बैठा करके उत्तर प्रदेश की सीमा में भेज देना, यह काम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सर, अंतिम सवाल ये केवल कि जब श्रमिक प्रदेश के अंदर आए हैं तो आप लोगों ने उनका दिल खोल के स्वागत किया, बड़े स्तर पर वो रोजगार के लिए भी काम हो रहा है, आपका विभाग भी बड़े स्तर पर उनको लगातार रोजगार देने का काम कर रहा है, किस तरीके से ये पूरी कार्य योजना चल रही है? नहीं, ये कार्य योजना तो है कि हम जो श्रमिक भाई आए हैं या श्रमिकों के अलावा भी बड़ी संख्या में यूपी परिवार के जो भी सदस्य आए हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर स्तर पर कदम उठा रही है। अच्छा से अच्छा अवसर उनको मिले, इसका हम प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। ये थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ ही कहना था कि जिस तरीके से केजरीवाल का ये जो बयान आया है ये मानवता को शर्मसार करने वाला है और उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए और साफ तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसका अनुसरण करना चाहिए। कैमरामैन रमेश के साथ मैं विक्रम राठौर, न्यूज़ वन इंडिया। लखनऊ डीजीपी एचसी अवस्थी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पुलिस फोर्स पर हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए निर्देश जारी किए गए। गिरफ्तारी के लिए जाते समय दंगारोधी उपकरणों का प्रयोग करें। दंगों से निपटने के लिए दंगारोधी उपकरण का प्रयोग करें। पुलिस कर्मचारियों के घायल होने पर संबंधित थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। पहले जहां पुलिस बल पर हमला हुआ वो पर्याय बल के साथ जाए। पुलिस बल पर हमलों के वांटेड आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।
तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। पहले जहां पुलिस बल पर हमला किया गया, वहां पर न्याय के साथ जाएं। पुलिस बल पर हमलों के वांटेड आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। तो गिरफ्तारी के लिए जाते समय दंगारोधी उपकरणों का ही प्रयोग करें। दंगा से निपटने के लिए दंगारोधी उपकरण का प्रयोग किया जाए। पुलिस कर्मचारी के घायल होने पर संबंधित थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर डीजीपी की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी ने आज जो है पुलिस विभाग को जो है सख्त निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब भी किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जाना हो या फिर जो है कोई दबिश देनी हो या कानून व्यवस्था की स्थिति हो तो वहां पे दंगारोधी उपकरण के साथ ही जाया जाए। यदि दंगारोधी उपकरण के साथ नहीं जाते हैं और उसमें पुलिसकर्मी घायल होता है या पुलिस बल को किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी जो है पूरी जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्ष की होगी और उस थानाध्यक्ष के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर एक सख्त निर्देश उन्होंने दिया है कि हाल में पुलिस बल पर कई हमले हुए, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां पर जो है भीड़ ने पुलिस बल पर हमला किया जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए या पुलिस बल की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तो इसको लेकर के जो है डीजीपी अवस्थी ने ये जो है सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस बल पर हमले जहां भी हुए हैं, जो ऐसी जगहें हैं जहां पर ज्यादा घटनाएं हुई वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाए और साथ ही जो पुलिस पर हमले के आरोपी हैं, जो वांछित जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको तत्काल कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए। कुल मिलाकर एक सख्त निर्देश पुलिस विभाग के जारी किया गया डीजीपी उत्तर प्रदेश एचसी अवस्थी द्वारा। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, फिर से करेंगे आपका। तो यूपी में अनामिका शुक्ला जैसा एक और केस सामने आ चुका है। दीप्ति सिंह के नाम का फर्जीवाड़ा यहां सामने आया है। अनामिका शुक्ला का पर्दाफाश होने के बाद जांच तेज हो चुकी है। जांच में मैनपुरी में भी एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। करहल की कस्तूरबा स्कूल में फर्जी शिक्षिका के नाम का खुलासा हुआ है। अनामिका शुक्ला के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कथित दीप्ति सिंह ने भी इस्तीफा दिया। अब आपको बता दें कि दीप्ति सिंह का इस्तीफा आते ही विभाग में हलचल का माहौल। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने मामला सामने आने के बाद में 2 दिन पूर्व नोटिस जारी किया था। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने 2 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया था। करहल कस्बा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मामला है। इस विद्यालय में दीप्ति सिंह नाम से एक शिक्षिका की तैनाती हुई थी। तैनाती के बाद ही बेवर क्षेत्र के अनुदेशक, आपको बता दें कि पद पर तैनात दीप्ति सिंह ने शिक्षिका दीप्ति सिंह की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय करहल में तैनात दीप्ति के अभिलेख फर्जी हैं। आलोक राय लगातार बने हमारे साथ में। आलोक, अब एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जो है उत्तर प्रदेश में सामने आया और किस तरह से शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खुली की, कैसे फर्जी दस्तावेजों सहारे और फर्जी पहचान के सहारे शिक्षा विभाग में लोग लगातार नौकरी कर रहे हैं और एक नाम जो है कई स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं और वेतन उठा रहे हैं। ऐसा ये मामला जो है मैनपुरी में सामने आया, जहाँ पे करहल कस्बे में जो है कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय, वहाँ पर दीप्ति सिंह नाम से एक फर्जी शिक्षिका नौकरी कर रही थी। और ये मामला तब खुला जब अनामिका प्रकरण गरमाने के बाद जब जांच शुरू हुई, बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में विभाग द्वारा जांच का आदेश दिया, तब उस दीप्ति सिंह ने जो फर्जी नाम से वहाँ पर शिक्षिका थी, उसने इस्तीफा अपना भेज दिया विभाग ने, जिसके बाद विभाग में जो है हलचल मची। जाहिर सी बात है क्योंकि बड़ा मामला था, जिसके बाद बीएसए विजय प्रताप सिंह ने वहाँ पे जो है नोटिस जारी किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं जो है करहल पास बेवर एक कस्बा है, बेवर में एक दीप्ति सिंह है जो अनुदेशक के पद पर तैनात है शिक्षा विभाग में। उसने शिकायत भी की थी कि जो दीप्ति सिंह शिक्षिका कस्तूरबा बालिका विद्यालय में पढ़ा रही है, वो उसके जो अभिलेख है वो फर्जी है और वो मेरे अभिलेखों पर नौकरी कर रही है। जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और जाहिर सी बात है जब दीप्ति सिंह को ये लगा होगा कि अब उसके वो जांच में फंस सकती है, वो रडार पर है, तो उसने अपना इस्तीफा भेज दिया। लेकिन कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से शिक्षा विभाग में जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, खासकर शिक्षकों की भर्ती के मामले में। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद ये सब चीजें सामने आने लगी है। चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां नवयुग मार्केट के स्टेट बैंक के सर्वेयर की मौत। आपको बता दें 40 साल के सर्वेयर की कोरोना से मृत्यु की आशंका अब जताई जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम स्टेट बैंक के सभी स्टाफ के टेस्ट में जुटी है। एसबीआई के एसएमई शाखा में तैनात था सर्वेयर अचानक तबीयत बिगड़ने पर एमएमजी में भर्ती किया गया। एमएमजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सर्वेयर की मौत। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना कोरोना टेस्ट पोस्टमार्टम के परिजनों को बॉडी दे दी गई। तो गाजियाबाद से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की एक और बड़ी खबर यहां सामने आ चुकी है। बिना कोरोना टेस्ट किए हुए पोस्टमार्टम करके बॉडी परिजनों को दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग की एक और ये बड़ी लापरवाही। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग का आखिरकार करना क्या चाह रहा है ये समझ में नहीं आता। नवयुग मार्केट के स्टेट बैंक के सर्वेयर की मौत का मामला। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्टेट बैंक के सभी स्टाफ की टेस्टिंग करने में जुटी हुई है। गौरव यादव अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, स्वास्थ्य विभाग की एक और कारनामा यहां पर सामने आ चुका है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सस्ती गाजियाबाद के नवयुग मार्केट एसबीआई बैंक की है, जहां पर एसएमई शाखा है। उसमें 40 सदस्यीय सर्वेयर जो था वो तैनात था। उसकी सुबह तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यशोदा हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं करता। देन उसके बाद एमएमजी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद उस जो कर्मी है उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दी जाती है, जबकि उसकी कोरोना जांच नहीं होती। और बाद में जब जांच रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिली है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जांच किए बिना ही उसकी बॉडी परिवार को सौंप दी जाती है। और वहीं जो बैंक है, बैंक कर्मी की जो महिला कर्मचारी थी इसके साथ की, वो भी पॉजिटिव पाई गई है। साथ साथ अन्य जो बैंक कर्मी है उनके भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है वो ये है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की जांच नहीं करी और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया, जिससे कि अन्य लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव होने की खतरा बढ़ने लगा है। जी चलिए, और अब अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिजली के खंभे पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। अचानक बिजली के तार में करंट उतरने पर दर्दनाक मौत। शटडाउन होने के बावजूद बिजली घर में छोड़ी गई बिजली। पीड़ित परिवार ने हंगामा करके सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। थाना कोतवाली इलाके के शामली रोड स्थित काली नदी का मामला है। तो पीड़ित परिवार ने सड़क पर उतरकर शव रखकर जाम लगाया है, जोरदार हंगामा काटा। थाना कोतवाली इलाके के शामली रोड स्थित काली नदी का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। आज भी नई मंडी पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा है। उसी समय एक संदिग्ध स्कूटी सवार को आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो स्कूटी सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, आपको बता दें, जबकि दूसरा बदमाश स्कूटी से कूदकर जंगल के रास्ते फरार होने में सफल रहा। नई मंडी पुलिस ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। घायल बदमाश की पहचान 10,000 के इनामी ग्यूर के रूप में की गई है। यह बदमाश सिखेड़ा थाने में से गैंगस्टर अभियोग में वांछित था। पुलिस ने घायल बदमाश ग्यूर के पास से एक बिना नंबर की स्कूटी, एक तमंचा, खोखे कारतूस बरामद किए। ग्यूर शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर लूट, चोरी, गैंगस्टर जैसे लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। आपको बता दें, नई मंडी थाने की कमान इंस्पेक्टर योगेश शर्मा ने कल ही संभाली थी और आज से बदमाशों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया। आज लगभग 3:30 बजे के आसपास थाना नई मंडी पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रथेड़ी कट पे स्कूटी मोटरसाइकिल से 2 युवक जो है जाते हुए दिखे और रोकने की बजाय इधर नसीरपुर रोड की तरफ भागे और यहाँ पे पुलिस से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और इसमें एक बदमाश घायल हुआ, गयूर।
ये बागोवाली का ये रामपुरी कोतवाली नगर का रहने वाला है और इस पे दर्जनों मुकदमे लूट और नकबजनी के हैं और ये गैंगस्टर में वर्तमान से वांछित भी है। क्या क्या बरामद हुआ है? इनसे एक अदद तमंचा और 2 खोखा कारतूस 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। एक स्कूटी है बिना नंबर की जिस पे ये सवार थे और ये 10,000 रुपये का इनामी भी है। इटावा में कोरोना वायरस का तांडव देखने को मिल रहा है। कोरोना को खत्म करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसे ही कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान आनंद कुमार सफाई और खाद्य निरीक्षक सफाई नायक रामरूप और रोहित शैलेंद्र और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। खबर नोएडा से जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। गर्भवती महिला की मौत मामले में कार्रवाई। नोएडा ईएसआईसी के डायरेक्टर हटाए गए। नोएडा ईएसआईसी डायरेक्टर अनीश सिंघल को हटा दिया गया है। वक्त पर इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हुई थी। डीएम ने केंद्र सरकार से डायरेक्टर को हटाने की सिफारिश की थी। 7 अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार किया था। ईएसआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं बलराज भंडार। जौनपुर में दलितों के घरों में आगजनी का मामला। जौनपुर की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में जौनपुर प्रशासन। थाना अध्यक्ष राय ख्वाजा को एसपी ने लाइन हाजिर किया। इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए जांच एसपी को आदेश जारी किए गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको बता दें। जौनपुर में मामूली बात पर हुआ खूनी संघर्ष। बच्चों के विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच में आपसी खूनी झड़प। खूनी संघर्ष में दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मामूली बात पर कहासुनी के बाद में विवाद ने अख्तियार ली। खूनी शक्ल आरोपी नूर आलम और जावेद सिद्दीकी और दलितों के घर जलाने का भी आरोप लगा। सहारनपुर में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाने के बाद जागी सहारनपुर की पुलिस। सहारनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से कराया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके सहारनपुर पुलिस को दिए कार्रवाई के आवश्यक निर्देश। सहारनपुर में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। खबर दिखाने के बाद में सहारनपुर की पुलिस जागी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया मौके पर पहुंचकर। सहारनपुर से एक और खबर है जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। वाहन चोर गिरोह के 5 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए। चोरों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल, फर्जी आरसी, अवैध असलाह बरामद किया गया। सहारनपुर के एक ही गांव के रहने वाले हैं वाहन चोर। पैसों के लालच में करते थे अलग अलग राज्यों में वाहनों की चोरी। आरोपियों का है आपराधिक इतिहास। थाना गागा लेडी क्षेत्र का मामला। एसएसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। तो एक बार फिर से आपको ये खबर बताते हैं सहारनपुर से। वाहन चोर गिरोह के 5 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के पास से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। सहारनपुर के एक ही गांव के रहने वाले हैं ये चोर। वाहन चोर गिरोह के 5 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल, फर्जी आरसी और अवैध असलाह भी बरामद किया गया है। सहारनपुर के एक ही गांव के रहने वाले हैं ये सारे चोर। तो आरोपियों का इससे पहले भी काफी आपराधिक इतिहास रहा है।
अयोध्या से बड़ी खबर है। फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रीना सिंह को निकाला गया है। आंगनबाड़ी की रनर कार्यकर्त्री शिप्रा सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। अपने को विधवा दिखाकर रीना सिंह कर रही थी आंगनबाड़ी में कार्य। डीएम के संज्ञान में मामला आने के बाद में बाल विकास सेवा पुष्टाहार निदेशालय से कार्रवाई हुई। गोंडा की अनामिका के बाद में अयोध्या में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी का मामला सामने आया है। तो लगातार अनामिका शुक्ला की खबर आने के बाद में शिक्षा विभाग में जिस तरीके की उथल पुथल है, उसके बाद में कई और मामले यहाँ पर दीप्ति नाम की लड़की का एक मामला सामने आया और अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मामला सामने आ रहा है। जाहिर तौर पर कई मामले हैं जो अब निकल कर इसी तरीके के सिमिलर सामने आ रहे हैं। खबर मथुरा से, जहां गरीबों को मिलने वाले चावल की कालाबाजारी कर रहे राशन माफिया। आपको बता दें 7 तारीख की रात को राशन के चावल से भरा ट्रक छोड़कर भाग गया था ड्राइवर। जिला पूर्ति विभाग और मंडी समिति के अधिकारियों ने मामले को दबाने के लिए उलझाया महावन। एसडीएम को जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह बोले कि मामले में उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअल में जो राशन की गाड़ी के बारे में आप पूछ रहे थे जी, वो गाड़ी सिविल सप्लाई जो डीएसओ साहब हैं जी जी, उनके स्टाफ द्वारा मंडी समिति राया में खड़ी कर दी गई है जी जी। सारे कागजात उनके पास हैं जी। आज उन्होंने हमसे जांच आज्ञा मांगी है, जो लेटर आज में प्राप्त हुआ है उसकी जांच आज्ञा हम शाम तक वहाँ पर भिजवा देंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जो 5 जून का है जी। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडी परिसर से बाहर व्यापार पर मंडी समिति का कोई भी नियंत्रण नहीं रहे। जो भी बाहर व्यापार करेगा उसको मंडी शुल्क से छूट रहेगी जी। केवल उसके पास पैन नंबर होना चाहिए, वो अपना व्यापार कारोबार